हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप में से जिन्होंने भी एग्जाम दे दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम, आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आने वाले टाइम में जिनका एग्जाम है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप प्रश्न देखने वाले हैं उन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर जो है आपसे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। एक प्रश्न ये आपसे पूछा गया है, पीडीएफ के लिए आपको ऐप पर जाना है। 1 मोल एथेनॉल के पूर्ण दहन पर कितने मोल CO2 बनेंगे? इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें करना यह होता है कि पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होती है, उसके बाद उसको संतुलित करना होता है, यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हमें लिखनी होती है और उसके बाद इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप बड़ी ही आसानी से दे देंगे। तो एथेनॉल के पूर्ण दहन पर कितने CO2 बनेंगे? जब हम दहन की बात करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ये एथेनॉल है C2H5OH, यानी एल्कोहल फैमिली का दूसरा सदस्य। पूर्ण दहन यानी कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाएगा और एथेनॉल जो है दहनशील है। पूर्ण रूप से जब दहन होगा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और जलवाष्प भी बनेगा, साथ में ऊर्जा मुक्त होगी यहां पर। तो हमें यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। एथेनॉल को हम लोग जलाते हैं ऊर्जा के लिए, है ना, ऊर्जा के लिए हम लोग जलाते हैं। ये दोनों तो सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। अब हमें क्या करना है कि यह पता करना है 1 मोल एथेनॉल से CO2 के कितने मोल बनेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें ना संतुलित करना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया को। देखो, कार्बन के यहां पर 2 एटम्स है, यहां पर कार्बन का एक ही एटम है, तो हम लोग 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग लगाते हैं। हाइड्रोजन के यहां पर 5 एटम्स है और एक यहां पर है, 6 हो गए टोटल। यहां पर कितने हैं? 2 ही है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब कितने हो गए? 6 हो गए। ऑक्सीजन के आप देखो, यहां पर 2 है और यहां पर एक 3 है। यहां पर देखो उत्पाद की तरफ 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं यहां पर और 3 यहां पर है। 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 4 और 3 7 हो गए। तो अगर हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखो इधर भी 7 हो जाएंगे। अब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, सही है ना, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, यहां पर देखो कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। अब 1 है। अब देखो यहां पर ये जो आपको बगल में संख्या दिखती है इसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। इससे मतलब नहीं है आपको, बस आप ये ध्यान रखो, ये जो बगल में आपको संख्या दिखती है यही मोल को दिखाती है, यही मोल को दिखाती है। तो हम बोलेंगे 1 मोल इसका एथेनॉल का है, 3 मोल ऑक्सीजन का है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है और 3 मोल जल का है। यानी कि 1 मोल एथेनॉल को पूर्ण 1 मोल एथेनॉल का पूर्ण दहन 1 मोल एथेनॉल के पूर्ण दहन के लिए जो है 3 मोल ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं। बनता है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल जल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न इसी प्रकार से बनाए जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखने आना चाहिए, उसके बाद लिखने के बाद आप उसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। बगल में जो आपको संख्या दिखेगी वही जो है मोल को दिखाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारा वाहक चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कोई चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर हम एक चालक को लेकर के जाते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा नहीं केवल चालक को लेकर के जाएंगे, उसमें धारा बहनी चाहिए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी धारावाही चालक को लेकर के जाते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। बल कितना लगता है उसके परिमाण के ऊपर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ना है। लेकिन बल की दिशा निकालने के लिए जो नियम है वो आपको पढ़ना है। तो बल की दिशा के लिए हम लोग बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। देखो, बी से बल और बी से बायां हाथ, ठीक, बायां हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करेंगे। अंगूठा जो है बल की दिशा को बताता है। उसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे का नियम,
ये भी आपको पढ़ना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अब नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना था। इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले पढ़ना था तो उसमें ये पढ़ना था, लेकिन ये आपको पढ़ना है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए जो है हम लोग इस नियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग करते ये है कि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से पकड़ते हैं और कुछ इस प्रकार से पकड़ते हैं कि जिस दिशा में धारा बह रही है हम लोग अंगूठा को उस दिशा में रखते हैं। अगर धारा ऊपर की दिशा में बह रही है तो दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, अंगूठा को ऊपर की दिशा में रखेंगे, जो ये उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशि है। विस्थापन का मान केवल परिमाण पर निर्भर करता है, ये तो गलत हो जाएगा। जो सदिश राशि होते हैं वो परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करते हैं। जो सदिश राशि होते हैं उनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है ना, दिशा के साथ परिमाण भी होता है। तो अगर दिशा में परिवर्तन हो जाए तो भी वो राशि बदल जाती है, और अगर परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो भी वो राशि बदल जाती है। तो विस्थापन का मान केवल परिमाण पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों पर। तो हम बोलेंगे कि कथन ए सही परंतु आर गलत है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी को तो हम लोग इंग्लिश में बैक बोन बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, इसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाए तो सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करती है? बैकबोन जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को। और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आप रास्ते पे चल रहे थे, पैर में अचानक से कील चुभ जाती है और एक झटके से आप पैर को हटा लेते हैं, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, और इसको बचाने का काम बैकबोन करती है। तो अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाती है रीढ़ की हड्डी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये प्रभावित होने वाला है, जिससे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो प्रभावित होगी। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इस वाले अभिक्रिया पर तो आप वीवीआई मार्क कर लो, आपके एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फेरस सल्फेट FeSO4, इसको अगर हीट किया जाता है तो तापीय अपघटन अभिक्रिया यहां पर होती है, और यहां पर बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसें भी बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है, इसी को आप ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। दो समान प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखने पर प्रकाश के विक्षेपण का क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं, वहां से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, तो श्वेत प्रकाश अपने 7 घटक रंगों में टूट जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगर हम वैसा ही आइडेंटिकल प्रिज्म ला करके उल्टे डायरेक्शन में ऐसे रख दे, और वो सातों के 7 प्रकाश जो है, 7 रंग के जो प्रकाश है इस उल्टे वाले प्रिज्म से गुजरे, तो वापस से वो मिल करके श्वेत प्रकाश का निर्माण करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो पूरा प्रयोग है, ये पहली बार न्यूटन ने किया था, है ना, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। उन्होंने ही ये बताया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और ये वाला एक्सपेरिमेंट भी पहली बार न्यूटन ने ही किया था। तो दो समान प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखने पर प्रकाश के विक्षेपण का क्या होगा? हम बोलेंगे कि विक्षेपण समाप्त हो जाएगा तथा श्वेत प्रकाश पुनः प्राप्त होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर। बिंबाणु तथा श्वेत रक्त कोशिका के कार्य क्रमशः क्या है? प्लेटलेट्स और WBC के कार्य क्रमशः क्या है? तो प्लेटलेट्स ये रक्त स्राव को रोकने का काम करता है। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। कहीं चोट आपको लग जाती, कहीं कट वट लग गया तो वहां से खून जो है ज्यादा बह न जाए, तो वहां पर आकर के प्लेटलेट जो है रक्त को जमा देता है, तो रक्त का थक्का बनाता है। और श्वेत रक्त कोशिका जो होती है उसे कहा जाता है, ये आर्मी है हमारे शरीर के लिए, सोल्जर है, सोल्जर है ना, सैनिक है, सैनिक जो
बाहर से आने वाले जो जीवाणु होते हैं उनसे हमें बचाने का काम करते हैं। तो रक्त स्राव रोकना तथा रोग जनकों से रक्षा करना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये आरबीसी का काम होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम होता है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? लड़की झूला झूल रही है, कुछ ऐसे ही तो झूलेगी, ऐसे झूलेगी ना, ऐसे। तो जैसा पेंडुलम जो है अपना ऐसे डोलता है, उसी तरह लड़की भी जो है झूला झूलेगी। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। अब जिस समय ये वेग अधिकतम होगा या फिर जिस समय ये चाल अधिकतम होगी उस समय गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और जिस समय चाल न्यूनतम होगी उस समय गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ठीक, तो यहां पर देखो, ये रस्सी है और ये बॉब है। मान लो कि यही लड़की है, एग्जाम्पल के तौर पर, हाइपोथेटिकल केस मान लीजिए ये लड़की है, ये लड़की झूला झूल रही है। अब ये लड़की जो है ऐसे जाती है यहां तक और फिर यहां से लौट करके यहां तक जाती है ना। यानी ये मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और सी ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम बिंदु है। एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम बिंदु है। इससे इधर नहीं जा रही है, इससे इधर नहीं जा रही है ना। मैक्सिमम यहीं तक जा रही है, मैक्सिमम यहीं तक जा रही है, और एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। तो देखो ये जो ए है और सी है, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं। जो चरम बिंदु है, एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पर जाने के बाद क्या है कि ये जो बॉब है ये उल्टे डायरेक्शन में आएगा। यानी कुछ क्षण के लिए यहां पर जो ये बॉब है ये रुकेगा। तो लड़की अगर झूला झूल रही है तो ऐसे जाने के बाद कुछ क्षण के लिए यहां पर वो लड़की रुकेगी और फिर ऐसे उल्टे डायरेक्शन में आएगी। तो इस वाले पोजीशन पर अगर कुछ क्षण के लिए रुका जाता है यानी कि चाल जो है वो शून्य हो जाती है, तो हम बोलेंगे इस वाले पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये जीरो है। सेम यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम हो जानी है, क्योंकि ये हमारा डेटम लाइन है, ये डेटम है, रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ से हम हाइट देखें तो मैक्सिमम यहाँ पर होने वाली, जब यहाँ से ऐसे वापस लौटा जाएगा तो ये हाइट जो है धीरे धीरे घटती चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बराबर mgh, तो h मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर। सेम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है a पर मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे ये बॉब जो है यहाँ इस बी पोजीशन पे आएगा वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ये घटती जाएगी। बी पर आने के बाद क्या होगा दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जीरो हो जाएगी और सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी सेम बोलेंगे, और इस लोएस्ट पॉइंट पर बी पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर होगी, नहीं, सबसे निचले बिंदु पर होगी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस की ओर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। दो माध्यम है ए और बी, इसको अलग करने वाला ये इंटरफेस है। प्रकाश किरण देखो माध्यम ए से माध्यम बी में आ रही है, माध्यम ए से माध्यम बी में आ रही है, यानी माध्यम ए जो है पहला माध्यम है और माध्यम बी जो है दूसरा माध्यम है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से माध्यम से किस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है। तो इस माध्यम में प्रकाश किरण जो है वो ऐसे आती है और माध्यम बी में जाती है, तो ये हमारा बनेगा आपतन कोण और ये हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण। उसके बाद देखो पूछा क्या गया है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तन। इसको लिखने पहले आपको आना चाहिए। देखो माध्यम ए का अपवर्तनांक चाहिए, किसके सापेक्ष चाहिए? बी के सापेक्ष चाहिए, तो हम उसके बाद बी लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, माध्यम ए का अपवर्तनांक और जिसके सापेक्ष चाहिए उससे हम लोग बट्टा के नीचे लिखते हैं। ये आपको चाहिए, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, ये नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आपतन कोण की ज्या बट्टे में अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आई बट्टे में साइन आर, साइन आई बट्टे में साइन आर बराबर, देखो यहां पर
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। समझे आप? दूसरा माध्यम, इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर पहला माध्यम कौन है, दूसरा माध्यम कौन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पहला माध्यम वो जिसमें आप ये आपतित किरण है, दूसरा माध्यम वो जिसमें ये अपवर्तित किरण है। तो साइन आई बटे में साइन आर बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम यहाँ पर बी है, पहले के सापेक्ष जो कि माध्यम ए है। ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका ठीक उल्टा चाहिए, म्यू ए बटे में म्यू बी चाहिए। मान डालते हैं यहाँ पर साइन 45 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री बराबर म्यू बी बटे में म्यू ए। यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, म्यू बी बाई म्यू ए। यहाँ से ये मिलेगा हमें म्यू बी बटे में म्यू ए बराबर √2। लेकिन हमें क्या चाहिए, म्यू ए बटे में म्यू बी चाहिए, तो इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे, म्यू ए बटे में म्यू बी बराबर 1/√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी वो आंसर नहीं है। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा। ये जो स्नेल का नियम लगाते हैं ये आपको लगाने आना चाहिए। साइन आई बटे में साइन आर बराबर म्यू 2 बटे में म्यू 1, है ना। म्यू 2 ऊपर लिखते हैं, म्यू 1 नीचे लिखते हैं। म्यू 2 यानी कि दूसरा माध्यम जिसमें ये अपवर्तन कोण है, म्यू 1 ये 1 क्या है, पहला माध्यम जिसमें ये आपतन कोण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस का आवर्धन कितना होगा। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो हम लोग इसे धनात्मक लेंगे। वस्तु दूरी हमेशा ही हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। और हमसे पूछा है आवर्धन। इन तीनों में रिलेशन क्या है लेंस के लिए, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था, m = f/f + u। ये आपको ध्यान में रखना है। आवर्धन बराबर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बटे में 15 हो जाएगा और माइनस में 30, तो 15 बटे में -15 बराबर -1, है ना। आवर्धन का मान 1 है, परिमाण 1 है, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु के ऊंचाई के बराबर है, और आवर्धन का मान ऋणात्मक है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है। यानी कि वस्तु को रखा गया था 2f1 पर और जो प्रतिबिंब बना है वो 2f2 पर बना है। किसी तत्व की संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी संयोजकता किसे कहते हैं। देखो, तत्व का परमाणु बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो अपने बाह्यतम कोश से जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ वो साझेदारी करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्यागने, ग्रहण करने या साझेदारी करने की क्षमता, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है बाह्यतम कोश से किया जाता है, या फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाह्यतम कोश से किया जाएगा, साझेदारी भी अगर किया जाएगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ ही साझेदारी किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। ये सोडियम चाहेगा कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। अभी इसका बाह्यतम कोश ये है, ये KLM, ये तीसरा कोश है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तब इसका बाह्यतम कोश L कोश हो जाएगा और उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश में ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना खोएगा, त्यागेगा, तो यही एक इसकी वैलेंसी हो जाएगी, यही एक इसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 17 है, 287 है। KLM ये जो तीसरा कोश है इसका बाह्यतम कोश है। अब ये क्या चाहेगा कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो ये बाहर से अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके बाह्यतम कोश में 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हम लोग 1 बोलेंगे, इसकी वैलेंसी भी 1 है। समझे आप। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। अब कार्बन अपने बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है, यानी ये ना तो इलेक्ट्रॉन पूरा देगा ना ही लेगा, ये साझेदारी करेगा। जैसे एक कमरा है, एक कमरे को 2 लोगों ने साझेदारी कर लिया है, कोई किसी को नहीं दे रहा पूरा पूरा कि तू ले ले, नहीं, साझेदारी करेंगे, तू भी जा मैं भी जाऊंगा,
है ना, जैसे वॉशरूम खास करके जो है शेयर किया जाता है कई सारे लोगों के बीच, ठीक वैसे ही ये जो कार्बन है अपना 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, काम चलाएगा, है ना, किसी दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन से ये अपना काम चलाएगा और अपने बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा और इसके 4 इलेक्ट्रॉन से कोई दूसरा काम चलाएगा। तो यहां पर साझेदारी की जाएगी 4 इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए हम लोग कार्बन की वैलेंसी 4 बोलते हैं। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी की जाती है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। और साथ में ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, ग्रहण किया जाता है या फिर साझेदारी की जाती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उसमें भाग लेते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी सरल मशीन का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक है तो इसका क्या कारण होगा? तो इसका क्या कारण होगा? मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बट्टे में एफर्ट, लोड बट्टे में एफर्ट, ठीक। मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म, लोड आर्म। अगर भुजा के रूप में दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म, ये फॉर्मूला होता है। अब ये पूरा का पूरा मान 1 से बड़ा कब होगा? जब ऊपर वाला मान बड़ा होगा, नीचे वाला मान छोटा होगा, यानी एफर्ट आर्म बड़ा होना चाहिए, लोड आर्म कम होना चाहिए, ठीक। तो एफर्ट आर्म लोड आर्म से अधिक होगी, सही है, एफर्ट आर्म लोड आर्म से अधिक होगी, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये टेबल हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। जो लीवर है उसके 3 क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक। एग्जाम्पल्स के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी यानी कि जो आलम्ब होगा वो बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी यानी कि भार बीच में होगा, तृतीय श्रेणी यानी कि आयास एफर्ट जो है ये बीच में होगा। अब देखो ये जो प्रथम श्रेणी के अंदर ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, ये सारे जो प्रथम श्रेणी का जो लीवर होता है उसके केस में आप याद रखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये बराबर 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 से छोटा भी हो सकता है और मैकेनिकल एडवांटेज ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होता है और यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप यहां पर देखो, ये चिमटा है रोटी पकड़ने के लिए, गर्मा गर्म रोटी पकड़ने के लिए हम लोग चिमटा का इस्तेमाल करते हैं। ये फलक्रम हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये दोनों के दोनों जो हैंडल होते हैं ये ऊपर नीचे होते हैं, ये फलक्रम हो जाएगा, है ना, ये फलक्रम हो जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग यहां पर एफर्ट लगा रहे हैं, ये हमारा एफर्ट पॉइंट हो गया और ये रोटी ही अपने आप में क्या है, लोड है, तो लोड यहां पे है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म। ये जो डिस्टेंस है फलक्रम से एफर्ट के बीच दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म बोलते हैं। और ये जो फलक्रम है और ये लोड है, इसके बीच की दूरी को हम लोग दोस्तों लोड आर्म बोलते हैं। अब अगर हम यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज निकालने जाए, एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म, एफर्ट आर्म बट्टे में लोड आर्म, यहां पर आप ध्यान से देखो तो जो एफर्ट आर्म है ये छोटा है, लोड आर्म बड़ा है ना, यानी कि ऊपर वाला मान छोटा आएगा, नीचे वाला मान बड़ा आएगा, तो ये रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा। तो यही है मैकेनिकल एडवांटेज जो कि यहाँ पर 1 से छोटा होता है। सेकंड क्लास के लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 से बड़ा होता है और ये जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, लीवर होते हैं, इनमें ये तीनों पॉसिबल है। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? जब भी निलंबन के ऊपर सवाल आया है, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि आप जो है जल और जो रेत है वो आप अपने मन में सोचेंगे और जो भी निलंबन के ऊपर सवाल पूछा जाएगा उसका आप आंसर देंगे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये सब के सब जो है दोस्तों ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। जो सस्पेंशन होते हैं वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। निलंबन के जो कण होते हैं उसे आप छान कर अलग कर सकते हो। पूरे निलंबन को अगर आप शांत छोड़ दें कुछ समय के लिए तो निलंबन के जो कण होते हैं वो सब नीचे आकर के बैठ जाते हैं, तो ये अस्थायी होते हैं, है ना, अनस्टेबल होते हैं। निलंबन के कण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, टिंडल प्रभाव को निलंबन दिखाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको निलंबन के ऊपर ध्यान में रखने होंगे कि अस्थायी है, कणों को छानकर अलग कर सकते हैं, नग्न आंखों से कण दिखाई पड़ते हैं और अस्थायी होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
दीवारों में दरारों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दीवारों में दरार है, बाहर से वो दरार आपको दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन दीवार के भीतर है। ऐसे ही आपके पास कोई धातु मेटल ब्लॉक है, बाहर से एकदम से चिकना दिखाई पड़ रहा है लेकिन भीतर से दरार है जो बाहर से दिख नहीं रहा है, जो बाहर से नहीं दिख रहा है। तो ऐसे दरारों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजा जाता है ना, जहां पर दरार है वहां से अल्ट्रासोनिक साउंड टकरा करके वापस लौट जाती है। तो रिफ्लेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? अगर हम जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं, आयरन सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होगा? जिंक दोस्तों ज़्यादा विस्थापित है आयरन की तुलना में। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है लोहा से, तो जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगा और बनाएगा अपना जलीय विलयन, जिंक सल्फेट बनेगा, और जो ये लोहा है ये विस्थापित हो जाएगा, तो जिंक आयरन को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला mgh, वैल्यू पुट करना है। m का मान 5 किलोग्राम है, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, h का मान 10 है, तो ये 500 जूल। इस प्रकार के सवाल जो है आपसे पूछे गए हैं 4 अगस्त को। ठीक, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को कहां रखा जाता है? सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में यहां पर होना चाहिए, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा ही छोटा बनता है। सवाल आपसे पूछा गया था, ये चीज एग्जाम का पूछा हुआ है सवाल, ये 4 अगस्त को पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने ही आप में से कहा था सेकंड शिफ्ट में। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा नहीं बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद कर लो आप कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बनने को छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, वस्तु के आकार का बन सकता है, लेकिन हमेशा ही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बस एक केस को छोड़ करके। इसलिए सवाल ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, सीधा वाला मात्र एक केस है। जब हम वस्तु को इस ध्रुव और फोकस के बीच में डालते हैं, यानी यहां पर डालते हैं, वैसे केस में ही प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बोलेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप कहीं पर भी डालेंगे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। सीधा में बड़ा प्रतिबिंब आपको बना करके अवतल दर्पण देता है, जब वस्तु को डालते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, हमेशा सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनाकर देता है वो। कोशिका काय से तंत्रिका आवेग को दूर ले जाने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो जो न्यूरॉन है उसका पार्ट डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है, ये कोशिका काय है, ये होता है। तो डेंड्राइट तो क्या करता है कि उद्दीपन को ग्रहण करता है, रिसीव करता है ना, पर्यावरण में होने वाले चेंज को रिसीव करता है। उसके बाद उस मैसेज को कोशिका काय में भेजा जाता है, और कोशिका काय से एक्सॉन में, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में, और फिर जाकर के दूसरे न्यूरॉन में। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। ये जंक्शन होता है एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंड, वहीं पर यह जंक्शन बनता है। जंतुओं में अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो एक तो आपको पढ़ना है ईस्ट में कि भैया ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है तो क्या बनता है? तो ईस्ट में बनता है दोस्तों एथेनॉल, ईस्ट में बनता है एथेनॉल। और जंतुओं में एनिमल्स में
हम लोगों के अंदर भी बनता है। जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ कर लेते हैं तो पेशी हमारी थकने लगती है, क्योंकि हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन चलता है, एथेनॉल बनता है, और जंतुओं में अवायवीय श्वसन चलता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी कारण हमारी पेशियां जो है थकने लगती है। लैक्टिक एसिड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो है दोस्तों 3 कार्बन वाला यौगिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 3 कार्बन वाला यौगिक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से बड़े कोण पर विक्षेपित हुए, इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया? अल्फा कण हम लोग बोलते हैं हीलियम 2+ को, अल्फा कण हम लोग हीलियम 2+ को बोलते हैं। तो अल्फा कण से बम्बार्डिंग करवाया था रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पे, सोने की पन्नी पर बम्बार्डिंग करवाया तो पता चला कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो बिना अपने रास्ते से भटके ऐसे सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश सीधे निकल जाते हैं। कुछ जो है छोटे कोण पर विक्षेपित हो गए, और 1200 में से एक, मान लो कि 1200 अल्फा कण जो है किसी परमाणु से गुजर रहे हैं तो उसमें से एक अपने रास्ते से 180 डिग्री से जो है लौट गए। इससे रदरफोर्ड को यह पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो तो खाली है क्योंकि अल्फा कण सीधे निकल जा रहा है, और बहुत कम ऐसा भाग है जहां पर उसका सारा द्रव्यमान जो है कंसंट्रेटेड है, और उसी को उन्होंने नाभिक कहा था। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एवं धन आवेश एक छोटे से नाभिक में केंद्रित है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश भाग खाली है और बहुत ही एक छोटा सा भाग है जहां सारा का सारा मास और चार्ज कंसंट्रेटेड है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में मुख्य अंतर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में हमें कोई एक फूड चैन जो है देखने को मिलता है। जब हम खाद्य जाल की बात करते हैं तो एक साथ बहुत सारे फूड चैन आपस में कनेक्टेड होते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में, वास्तविक जीवन में खाद्य जाल एग्जिस्ट करता है, ना कि खाद्य श्रृंखला, है ना कि खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में केवल एक भोजन मार्ग होता है, जबकि खाद्य जाल में अनेक परस्पर जुड़े भोजन मार्ग होते हैं। तो खाद्य जाल और कुछ नहीं, कई सारे खाद्य चैन का जो है कई सारे खाद्य चैन जो है इसमें खाद्य जाल में कनेक्टेड होते हैं। कई सारे खाद्य श्रृंखला का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला हम लोग पढ़ते हैं कि फसल को टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, और सांप को जो है गिद्ध ने खा लिया। ये एक फूड चैन है। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में फसल को केवल टिड्डा ही खाता है? क्या टिड्डा को सिर्फ मेढक ही खा सकता है? क्या मेढक को सिर्फ सांप ही खा सकता है? क्या सांप को केवल गिद्ध ही खा सकता है? ऐसा नहीं है। टिड्डे को खाने वाले कई सारे जानवर होंगे, सांप को खाने वाले कई सारे जानवर होंगे, मेढक को खाने वाले कई सारे जानवर होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होता है, उसी को हम लोग खाद्य जाल बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो लोहे में संक्षारण के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ना। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक को पिघलाया जाता है, उसके बाद उसमें लोहे को डुबो दिया जाता है, डुबा करके फिर से निकाल लिया जाता है और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है और उसके बाद उसका संक्षारण नहीं होता है। 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है? आपके पास अलग अलग मान के प्रतिरोध है। आप चाहते हो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करना, है ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करना, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 3 तरीके हैं लगाने के। एक तो सारे को लगा दो श्रेणी क्रम में, दूसरा तरीका सारे को लगा दो पार्श्व क्रम में, तीसरा तरीका कुछ को श्रेणी क्रम में कुछ को पार्श्व क्रम में। तो अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो आपको करना ये होगा कि सारे के सारे प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में लगाना होगा। ठीक, 5 प्रतिरोधक है, सबका मान 1/5 है, तो 1/5 1/5 1/5 आपको 5 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 से गुना कर दो, यानी कि 1 ओम। अधिकतम 1 ओम आपको रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कम से कम प्रतिरोध हमें मिले, आप लगाइए पार्श्व क्रम में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। आर के स्थान पर आप 1/5 डालेंगे और एन हो गया टोटल जो रजिस्टर्स है, तो 1/25। तो कम से कम आप इतना ओम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम आप इतना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुछ को श्रेणी क्रम में कुछ को पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो वैल्यू आपको 1 से 1/25 के बीच में मिलेगा।
है ना, 1/25 से 1 के बीच में मिलेगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिराओं में कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है? जो वेन्स होती है, शिराएं होती हैं, जो शिराएं होती हैं, जैसे हार्ट है, हार्ट के नीचे का जो बॉडी पार्ट है वहां से शिराएं जो है खून को लेकर के आती है हमारे हृदय में, हार्ट में लेकर के आती है। अब खून जब ऊपर की ओर आएगा तो गुरुत्वाकर्षण तो खून को नीचे की ओर खींच रहा है, हो सकता है कि खून जो है शिरा में नीचे की ओर जाने लगे। उसे रोकने के लिए, उसी बैक फ्लो को रोकने के लिए, उसी बैक फ्लो को रोकने के लिए वेन्स में दोस्तों कपाट होते हैं, कपाट होते हैं। जैसे ही खून ऊपर की ओर चढ़ता है कपाट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकना, बैक फ्लो को रोकना, है ना, बैक फ्लो को रोकना, ये वाल्व्स है, ये है वाल्व। ये क्या करते हैं भाई? प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। खून के उल्टे प्रवाह को रोकने का काम ये कपाट करते हैं। ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ओजोन परत का क्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? जो ओजोन है, जो ओजोन है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। तो इसमें भी जो क्लोरीन है ये मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है इस ओजोन क्षरण में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? चाहे धातु का कार्बोनेट हो, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसे हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर हम इनकी अभिक्रिया अम्ल से करवा देते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यह अभिक्रिया जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है ना। ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब बल की दिशा में विस्थापन हो। बल 20 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर है, तो 100 जूल कार्य किया जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो 6 आपको प्रतिरोधक दिए गए हैं, 12 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 1 ओम, सबको पार्श्व क्रम में लगाया गया है। बताना सही विकल्प चुनना है। सभी का समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम से बड़ा होगा। पार्श्व क्रम में लगाया गया है ना, पैरेलल में लगाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्श्व क्रम में अगर हम अलग अलग प्रतिरोधकों को लगाते हैं तो जो उसका समतुल्य प्रतिरोध आता है, देखो कि अलग अलग प्रतिरोधकों में सबसे छोटा प्रतिरोध किसका है, उससे भी छोटा प्रतिरोध आएगा। यहां पर कुल मिलाकर के 6 रेजिस्टर्स हैं, अलग अलग मान है, सबको लगाया है पैरेलल में, समतुल्य कितना आएगा? देखो इन सारे में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 1 ओम है ना, इससे भी छोटा आएगा, इससे भी छोटा आएगा। समझे आप? ये एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सभी का समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम से छोटा होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो नो डाउट सबको हम जोड़ेंगे तो 12 ओम से बड़ा आएगा, जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा मान आएगा। पार्श्व क्रम में लगाएंगे, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा मान आएगा। माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल का अगर हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखें तो ये होता है, तापमान बढ़ाओगे ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है? अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास दो अलग अलग पदार्थ के जलीय विलयन होते हैं, उनके बीच में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो जलीय विलयन बनता है और उसी में हमें एक अवक्षेप प्राप्त होता है, एक अघुलनशील ठोस प्राप्त होता है।
जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का आप जलीय विलयन ले लीजिए, एक बर्तन आपने लिया उसमें सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन है, एक दूसरा बर्तन आपने लिया उसमें सोडियम क्लोराइड नमक पानी का घोल है, दोनों के बीच में आपने अभिक्रिया करवा दिया, आपको सोडियम नाइट्रेट का जलीय विलयन मिलेगा और इसी जलीय विलयन में आपको अघुलनशील ठोस के रूप में ये सिल्वर क्लोराइड मिलेगा उजले रंग का। ठीक, तो अवक्षेप का बनना ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ये विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये अपने आप में विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक ने क्या किया, HCl से H को डिस्प्लेस कर दिया। ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है। जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये जो है अपने आप में दहन अभिक्रिया है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बी से बायां, बी से बल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के ऊपर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो देखो अंगूठा जो है ये बल को बताता है ना, जो ये तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और जो बीच वाली उंगली है ये विद्युत धारा को बताती है। तो हमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? यह सवाल पूछा गया था आपसे 4 अगस्त को। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट वो एनर्जी हो जाती है। मैकेनिकल एनर्जी में जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही आते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में ऐसा होता है, हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और जो उसके अंदर आर्मेचर होता है वो घूमने लगता है ना, घूमने लगता है, गति आ जाती है उसके अंदर, यानी कि गतिज ऊर्जा आ जाती है जो कि अपने आप में यांत्रिक ऊर्जा है। और ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये ठीक उल्टा काम करेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ठीक उल्टा काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये ठीक विपरीत काम करेगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ये हीट में कन्वर्ट होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को चेंज करना। दो जलीय विलयनों की अभिक्रिया से अविलय ठोस बनने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दो जलीय विलयन के बीच में आपने अभिक्रिया करा दिया और उसमें क्या हुआ कि अविलय ठोस बना, जिसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर सवाल देखा था, ये वाला अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया तो है ही, अवक्षेपण अभिक्रिया है और ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है। ज्यादातर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है, ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर। तो अभी आपने देखा था सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के बीच में, सिल्वर क्लोराइड नहीं था, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में, है ना, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में। तो ये भी अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये भी अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 है प्लस साइन के साथ तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। दोस्तों आवर्धन जो है ये प्लस साइन के साथ 1.5 आपको दिया गया है, प्लस साइन के साथ 1.5 आपको दिया गया है। इस प्लस साइन का मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो तो सीधा है और गोलीय दर्पण के केस में प्रतिबिंब सीधा तब बनता है जब दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के सामने काट दो, दर्पण के सामने काट दो, है ना, दर्पण के सामने नहीं बनेगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, -v/u। दर्पण के केस में ये आपका 1.5 है बराबर माइनस v अपने को चाहिए, u का मान 30 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। तो -30 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहां से आ गया 45 सेंटीमीटर। तो दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन के दौरान सामान्यतः कौन सी ज्वाला प्राप्त होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की जो प्रतिशत है ना वो ज्यादा होती है, बोल सकते हो कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है,
कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसको जलाने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यूजुअली हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त नहीं होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के लिए, इसीलिए अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है। और जब भी अपूर्ण दहन होता है काला धुआं, पीली ज्वाला उत्पन्न होगी और काला धुआं उत्पन्न होगा। पीली धुएंदार ज्वाला, पीली ज्वाला और काला धुआं, है ना, हम बोलते हैं इंग्लिश में येलो सूटी फ्लेम। और जब भी पूर्ण दहन होगा, अच्छे से दहन होगा, तब स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न होगी, है ना। नीली ज्वाला उत्पन्न होगी। और स्वच्छ क्यों बोला? क्योंकि काला धुआं उत्पन्न नहीं होगा, है ना। स्वच्छ इसलिए क्योंकि धुआं उत्पन्न नहीं होगा और नीली ज्वाला उत्पन्न होगी यहाँ पर। तो ये तब होता है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है ना, पूर्ण दहन होता है, स्वच्छ नीली ज्वाला जो है उत्पन्न होती है। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप में से जिनका भी एग्जाम है आने वाले टाइम में, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।